हैं जी के। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। बिल्कुल ज़ीरो से स्टूडेंट्स आते थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्क्रीन शॉट्स जो मेरे पेज पे भी आप लोग देखते होंगे, फिर फेसबुक पेज के ऊपर भी, और वो अपलोड होते रहते हैं, तो वो 1250+ चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं, कोई सर कर रहा है मुख्तलिफ इदारों के अंदर, 100+ सब इंस्पेक्टर्स हैं, नायब तहसीलदारों की लिस्ट है, फिर तहसीलदार थे 19 वो भर्ती हुए। इस तरह से कस्टम्स में बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह से एफआईए के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, नादरा के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बाकी इदारे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स। तो मुख्तलिफ इदारों के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स पास होते रहते हैं। इसमें मैं नहीं क्रेडिट लेता, लेकिन एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं वो फिर क्लियर कर जाते हैं। मेरा काम उनको एक राइट पाथ के ऊपर चला देना है, राइट गाइडेंस दे के। उसके अलावा चूंकि हमारा जो सेशन होता है ये बहुत डिटेल्ड सेशन होता है, इसमें मैं एक 100+ लेक्चर्स पढ़ाता हूँ, खासतौर पर 120 के करीब लेक्चर्स बन जाते हैं। और कोई एकेडमी 120 लेक्चर नहीं पढ़ाती, इतने लंबे इतने डिटेल के साथ कोई भी नहीं पढ़ाती। और दूसरी बात है कि इतनी कम फीस के साथ, ये भी एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, जो आप लोग अवेल करते हैं। हाँ, अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर आप लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा कि आप लोग आराम से 4-5 महीने लगा के इसको, कोई भी 17 ग्रेड का आता है टेस्ट तो क्लियर कर लेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे, विदिन 6 मंथ्स वो 17 के लेके एलोकेट भी हो गया, और लगे भी हुए हैं इस वक्त। कोई सोशल वेलफेयर में लगा हुआ है, कोई किधर लगा हुआ है, कोई किधर लगा हुआ है, कोई तहसीलदार बैठा है, कोई नायब तहसीलदार बैठा है, कोई सब इंस्पेक्टर्स बैठे हैं 100+। कोई बहुत सारे, अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना स्टूडेंट्स भर्ती होते रहे। तो ये उन लोगों की मेहनत भी है, डेडिकेशन भी है। प्लस मीन वाइल सेशन के ऊपर बात करते हैं, शुरू करते हैं बाकायदा तौर पे। ये जो हमारा सेशन होगा, कोई 100 डेज 90 डेज का ये सेशन होता है। 5 डेज अ वीक लेक्चर होता है। और उसके अलावा जब मेरी अवेलेबिलिटी नहीं होती तो आप लोगों को हम रिकॉर्डिंग दे देते होते हैं। एलएमएस मैंने ऐप बनवाई है, और एलएमएस ऐप के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की भी एक्सेस दे दी गई है तमाम लोगों को। और तमाम सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग्स, जो जो मैंने इधर पढ़ाना है वही रिकॉर्डिंग्स के अंदर होता है, और वो आप लोग देखते हैं और वो पढ़ते हैं। तो वो एडमिन को कांटेक्ट करके आप वो भी अप्रोच कर सकते हैं। मीनवाइल डेली की क्लासेस भी आप ले सकते हैं। और तीसरा, हमने वीकली टेस्ट का आगाज़ किया हुआ है। तो वीकली टेस्ट इंशाल्लाह इसी वीकेंड पे आपसे लिए जाएंगे, टेस्ट जो पिछले वाले बैचेज हैं उनसे। तो आज ही चूंकि नया बैच शुरू होने जा रहा है, तो इसमें मैं 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाता होता हूँ। टोटल 10 सब्जेक्ट्स की मैं हिस्ट्री आपसे शेयर कर देता हूँ। उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात वगैरह हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, और 10 के 10 सब्जेक्ट्स कंप्यूटर भी इसके अंदर शामिल है, उर्दू भी है। तो इन 10 को मैं आज डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊंगा। जी गफार, ठीक हो फिर? गफार, मैं ऑफिस था जब आपकी आपके टेक्स्ट आ रहे थे, तो ऑफिस टाइम में मैं रिप्लाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल असाइनमेंट्स चल रही होती हैं। और मेरी चूँकि मंडे से मेरी ट्रेनिंग भी स्टार्ट है, तो मैं क्लासेस तो आपको मेरा लाइव दूंगा, लाजमी दूंगा। जिस दिन अगर लाइव क्लास नहीं हो सकेगी, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाया करेंगी, और बिल्कुल बिला झिझक आपको मिल जाया करेंगी। तीसरी बात यार ये है कि अब करते हैं शुरू पाकिस्तान अफेयर्स के साथ। लेट्स सपोज अगर मैं कल की क्लास में मैं आपको इस्लामियात पढ़ाता हूँ, ये वाला सब्जेक्ट यहाँ से, इस्लामियात हम किस तरीके से पढ़ेंगे और इसको कैसे कैसे मैं लेके चलूंगा, इस्लामियात में मैं क्या क्या चीज़ें आपको कवर करवाऊंगा। लेट्स सपोज इस्लामियात अगर मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने सबसे पहले आपको 26 प्रॉफिट्स पढ़ाने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद 26 मैंने आपको प्रॉफिट्स पढ़ा के, जो कि कुरान पाक में मेंशन है। और वैसे तो 1,24,000 पैगंबर हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करूंगा मैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर आऊँगा, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, उन तक पढ़ाऊंगा। फिर आप वसल्लम की लाइफ शुरू हो जाएगी, यानी कि 571 AD शुरू हो जाएगा। 571 AD में आप वसल्लम की पूरी लाइफ और उनकी पूरी ज़िंदगी का हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो पढ़ें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड। ख़ास तौर पे आपका बचपन, उसके बाद आपके सारे रिश्तेदार, उसके बाद आपके तमाम जो उस वक्त के हाल अहवाल थे, हयात वाक़यात थे। उसके अलावा जो जब नबूवत का टाइम आया, तो वो पढ़ेंगे। फिर नबी एरा यहाँ से शुरू हो जाता है, पूरा का पूरा नबी एरा पढ़ेंगे। इस तरीके से उसके बाद फिर हम हिजरी की तरफ जाएंगे, और फिर हम हिजरत
कि चूँकि दो हिजरतें हुई और फिर आप वसल्लम ने भी हिजरत की, सहाबा कराम ने पहले दो हिजरत की और फिर आप वसल्लम ने हिजरत की, तो वो हिजरी का पूरा दौर हम पढ़ेंगे। और उसके बाद चूँकि जब आप वसल्लम मदीना से शिफ्ट हो, मक्का से शिफ्ट होकर जब मदीना चले गए, तो वहाँ पे जाके आप वसल्लम रहे और वहाँ पे दीन की स्पीच प्रीच करते रहे, दीन को तबलीग करते रहे। वहाँ पे मुख्तलिफ यहूदी कबीले थे तीन, उनके साथ और कुफार मक्का के साथ लड़ाइयाँ होती रही। उनकी उन्होंने बड़ी मुखालफतें की, वो मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा इस सेशन के अंदर कि वो कौन कौन से थे, किस किस तरीके से थे। फिर वहाँ से गजवात की एक मुहिम बाकायदा तौर पे चली। मुहिमात बहुत सारी थी, गजवात जितने भी हैं सारे के सारे हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान पाक में 12 गजवात मेंशन है, टोटल 27 गजवात हैं, तो उसमें से हम 27 में से 12 गजवात को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेंथ में, डिटेल में। क्योंकि गजवा ओहद पढ़ रहे हैं तो गजवा ओहद पे कम अज़ कम वी नीड टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स, के वहाँ पे हुआ क्या था, कौन कौन था, उसकी तमाम डिटेल, किस वॉर्स हुई, कितनी कैजुअलिटीज हुई, किन किन एरियाज में हुई, इश्यूज क्या थे, किन वजूहत पे वो जंग शुरू हुई। तो ये सारा कुछ मैं आपको उस क्लास के अंदर बताऊंगा जब हम ये शुरू करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको ये जो 10 के 10 सब्जेक्ट्स हैं इनका सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है। मीनवाइल जब ये हम पढ़ लेंगे आप वसल्लम की नबूवत और हिजरत का जो टाइम पीरियड है, उसके बाद फिर आप वसल्लम का विसाल है, वो विसाल पढ़ के उसके बाद फिर आप वसल्लम की के बाद जो 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 खुलफाए राशिदीन आते हैं, चार खुलफाए राशिदीन हैं, उनको उनका जो टेन्योर है वो हम सारे का सारा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर, उनके दौर में जितने भी वॉर्स हैं वो सारे का सारा, फिर उससे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर था सबसे पहले, चूंकि वही थे आप सिस्टम के बाद, तो उनके दौर को पढ़ेंगे। इसी तरह हजरत उस्मान गनी तीसरे नंबर पे थे, तो उनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर चौथे खलीफा जो थे वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उनको भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये चार खुलफाए राशिदीन हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके दौर में क्या रिफॉर्म्स हुई, क्या कौन कौन सी वॉर्स हुई, हालात वाक़यात क्या थे। तीन जो हमारे खुलफाए राशिदीन हैं उनको किस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, और उसके पीछे कौन से लोग थे और उनकी जंगें कौन कौन सी, मुसलमानों के आपस में जंगें कौन कौन सी, वो सारी की सारी हिस्ट्री। और फिर उसके बाद जब ये खुलफाए राशिदीन का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद हज़रत इमाम हसन का दौर था, और उसके बाद फिर जो उमैया डायनेस्टी है वो शुरू होती है 661 AD से। 661 AD से लेकर 750 AD तक जो है ये ये उमैया डायनेस्टी जाती है। उमैया डायनेस्टी के तमाम रूलर्स को हमने डिटेल के अंदर पढ़ना है, एक एक करके हमने पढ़ना है तमाम उसको रूलर्स को। उसके बाद उमैया डायनेस्टी के पढ़ने के बाद फिर हम अब्बासियों की तरफ चले जाएंगे, अब्बासी डायनेस्टी को पढ़ेंगे, यानी कि 750 AD से लेकर 1258 AD तक, जब हलाकू खान और ये मंगोल आके उन्होंने अटैक किया बगदाद के ऊपर, तो तब जाके हम अब्बासी खानदान की रूलरशिप जो थी खत्म। उसके अलावा जब मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद कुरान और हदीस के MCQs होंगे। कुरान के MCQs हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, हदीस के MCQs हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये पढ़ के उसके बाद फिर हमने जाना है हदीस के ऊपर। फिर हमें हदीस को पढ़ना है मुकम्मल तौर पे, और उनसे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सब को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद एक सेकंड, तो हदीसों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इस तरह पिलर्स ऑफ इस्लाम है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अब नमाज से रिलेटेड कोई 50 के करीब MCQs बन जाते हैं, तो मैं सारे के सारे कराऊंगा। हज के मोर देन 50-70 क्वेश्चन हज से रिलेटेड हैं, वो हज की तमाम जो हज रुकन है बेसिकली इस्लाम का, हम उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कलमा सबसे पहले है, फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो ये सारे के सारे अरकान पढ़ के उसके बाद फिर हम जाएंगे जो हमारे अकायद हैं उनके ऊपर, बुनियादी अकायद, बेसिक फेथ्स, वो पढ़ के फिर हम हदीस की बुक्स के ऊपर जाएंगे। और फिर जो जो हमारे इजमा, कियास, इज्तिहाद, ये जो चीज़ें हम इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। मीनवाइल हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है ये कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ये सिर्फ इस्लामियात है जो उसके अंदर हम इतना डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और इस्लामियात के लिए मुझे तकरीबन 14 लेक्चर्स से 15 लेक्चर्स लग जाते होते हैं, 14-15 लेक्चर्स पक्के कहीं नहीं गए। तो मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाऊँ, डेटे बताऊँ, मैं ऐसा नहीं पढ़ाता। यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे, लर्न जीके विद अख्तर मलिक के ऊपर चैनल है, तो उसमें आप जाके वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कितना डीपली पढ़ाता हूँ। उसमें तमाम चीज़ें कवर हो जाती हैं, जब भी सक्सेस रेशो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, अल्लाह का शुक्र है।
उसके बाद नेक्स्ट पे लेट्स सपोज हम पढ़ते हैं पाकिस्तान अफेयर्स। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पाकिस्तान अफेयर के अंदर जो चीज़ें हैं, बल्कि इंडो पाक हिस्ट्री में शुरू करूंगा। इंडो पाक हिस्ट्री में हम तमाम सिविलाइजेशंस को पढ़ेंगे, जिसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से शुरू करके फिर हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन है, इस तरह से आपकी जो है क्या कहते हैं आपकी ग्रीक्स आ जाते हैं, उनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ईरानियन है, उसके बाद बेबीलोनिया है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। चाइनीज सिविलाइजेशन है, उसको भी करेंगे डिटेल में डिस्कस, कि वो थी क्या, क्या क्या रिफॉर्म्स वहाँ पे लेकर आए लोग। इसी तरह से जब ये सारी हमारी सिविलाइजेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद फिर एक्चुअली ना मेरी नींद पूरी नहीं होती। रात को भी हम काम कर रहे होते हैं तो 3-3 घंटे सो पाते हैं, तो इसलिए सम टाइम। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से पाकिस्तान अफेयर्स की जब इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर जब हम सिविलाइजेशंस का चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर हम आएंगे ये जो ब्रह्मपुत्रा और ये वो सारी की सारी इनके ऊपर रिवर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ से सिविलाइजेशंस का आगाज़ कैसे होता था। ये जब आपको डिस्कस कर लूंगा उसके बाद फिर मैं आऊँगा इस्लामिक सिविलाइजेशंस के ऊपर। और उससे उससे पहले जो हमारी ये यूरोपियन सिविलाइजेशन है, इसको भी मैं डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा कि इसका आगाज़ कैसे हुआ था। और ये मुसलमानों के साथ ये जो क्रिश्चियंस क्रूसेड वॉर्स लड़ते रहे हैं, ये किस किस तरह से लड़ते रहे हैं, और सारा कुछ इस्लामिक हिस्ट्री में। एज यू ऑल नो दैट उबैदुल्ला बदील एंड मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। और सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और फिर जाते जाते ये बीच में गजनवी आ जाते हैं, सॉरी उससे पहले गजनवी आ जाते हैं, फिर गौरी आते हैं। गौरियों के बाद जो है वो गजनियों में महमूद गजनवी, उसके 17 अटैक्स, वो सारे डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, उन्होंने किस किस तरीके से रूल किया। उस तरह से फिर गौरी आ जाते हैं। तो शहाबुद्दीन गौरी जो 1186 से 1206 तक रहा, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। इस तरह से जो ये सारे सेंट्रल एशिया से इधर आके अटैक करते थे। उसके बाद आती है आपकी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 टोटल डायनेस्टीज थी। एक जो डायनेस्टी थी, ये आज मैं आपको डिटेल में और फास्टली इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ मैं आपको 1 घंटे में बताऊंगा कि हमने 90 डेज में पढ़ना क्या क्या है, ताकि आपको क्लैरिटी तो हो ना कि पढ़ना क्या क्या जा रहे हैं हम। तो वो मैं आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक थीम पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस तरह एक बुक के शुरू शुरू में इंडेक्स होता है और आपको देख के लगता है कि इंडेक्स के अंदर ये चीज़ें हैं। तो क्या कहते हैं सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आई एम इन क्लास। आई विल बी कमिंग टू यू आफ्टर द क्लास। जी जी, आफ्टर द क्लास सर। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, मूवमेंट कल होनी है इंशाल्लाह सर। अच्छा, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे और क्या कहते हैं इंडो पाक हिस्ट्री में जो डायनेस्टीज थी 5, जिसमें सबसे पहली है आपके सलेब डायनेस्टी। हम सलेब को पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके अंदर टॉप पे आ जाता है, फिर शमसुद्दीन अल्तमश है, फिर रज़िया सुल्ताना है, फिर मुइज़ुद्दीन कैकबात, नासिरुद्दीन, ये सारे के सारे हम डिटेल के अंदर मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा कि किसका क्या रोल था, कैसे कैसे उन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके ये खिलजी भाई, फिर तगलक भाई आ जाते हैं, फिर सैयद भाई हैं, फिर लोधी भाई हैं। तो ये 5 डायनेस्टीज तो इस तरीके से चलती हैं, यानी कि 1206 से लेकर 1320, फिर 1320 से 1414, इस तरह करके ना 1414 1451 से लेकर 1526 तक। तो ये 5 डायनेस्टी चलती हैं। फिर 1526 में आपके जो लोधियों के साथ जो है वो टाकरा होता है, एक उसका उसका ज़हीरुद्दीन बाबर का। और ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो फरगाना से उठ के आता है अफगानिस्तान से। हम उसको पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे आया, उसके भाइयों ने किस तरीके से उसको डिच किया, और दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के साथ उसने पानीपत की फर्स्ट वॉर जो है वो किस तरह से लड़ी, उसके मैं आउटकम्स बताऊंगा। फिर बाबर की और वॉर्स आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो सिखों के साथ उसने वॉर्स की, हिंदुओं के साथ वॉर्स की। फिर 1530 के अंदर उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद उसका बेटा आ गया हुमायूं। तो हुमायूं ने किस तरीके से लेके चला, हुमायूं की भी लड़ाइयाँ हुई। शेरशाह सूरी आ गया 1540 के अंदर। शेरशाह सूरी 1545 तक रहा, उसकी डेथ हो गई बम धमाके में, बारूद फटा था, उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर उसके बेटे आए, सिकंदर सूरी, आदिल सूरी। फिर सूरियों का जो कमांडर था हिमू बेकाल, उसकी। और हुमायूं जो यहाँ से 1540 में चला गया था।
ईरान, और ईरान से फिर काबुल गया, काबुल से दोबारा उसमें लश्कर इकट्ठे करके फिर तैयारी करके दोबारा से आके अटैक किया इंडिया के ऊपर 1556 में। और यूं पानीपत की जो सेकंड वॉर है वो हुई और 1556 के अंदर, तो वो हिमो बेकाल के साथ हुई थी। तो ये सारे की सारी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि वॉर्स हुई कैसे, उनकी हिस्ट्री डिटेल तमाम चीज़ें, डेट देश ये वो सारा कुछ। उसके बाद नंबर शुरू के बाद जो है वो दोबारा हुमायूं, और हुमायूं की इसी साल डेथ हो जाती है 1556 में, तो उसका बेटा आ जाता है जिसका नाम है अकबर। तो अकबर जो था वो चूंकि 14 साल की उम्र में उसने थ्रोन ले लिया और उसके बाद किंग बन गया, और उसके बाद उसने आते साथ ही ये सारी दीन अकबरी से देखकर उसने बहुत सारी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई, बहुत सारी इन्वेजन्स की, सिस्टम मुख्तलिफ इंट्रोड्यूस करवाए। उसके नौ रतन बड़े मशहूर थे, उसकी रिलीजियस पॉलिसी बड़ी मशहूर थी, जिसको उसको दीन इलाही वो कहते थे, और दीन अकबरी भी इसको कहा जाता था। तो ये सारा का सारा मैं आपको हिस्ट्री डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट जो हमारी होगी क्लास उसके अंदर, नेक्स्ट मतलब जब ये सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। और अकबर का पूरा टेन्योर उस पर कम से कम 20-25 मिनट चाहिए बोलने के लिए, 25-30 मिनट, शायद उससे ज़्यादा। तो अकबर का टेन्योर हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हुमायूं का, अकबर के दौर के बाद फिर जहांगीर का दौर आता है, उसका बेटा था जहांगीर। ठीक है, हम सारे कारनामे पढ़ के उसके बाद फिर हम चले जाएंगे ये शहनशाह शाहजहाँ के ऊपर। वो हम पढ़ेंगे जब शहनशाह शाहजहाँ को, तो आप हैरान होंगे कि वो किस तरह का बंदा था। ताजमहल उसने खड़ा कर दिया, बहुत सारी और उसने कंस्ट्रक्शंस करवाई। उसको डिटेल में पढ़ के फिर हम चले जाएंगे ये जो आपका मुहियुद्दीन औरंगजेब था, आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, इसको कवर करेंगे। मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर को डिस्कस करके उसके बाद, वो चूंकि कट्टर किस्म का ना एक मुसलमान था, तो उसको भी हम डिटेल में, उसने कोई भाई को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया था उसने। तो उसको हम डिटेल में पढ़ के ना उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, और बाकी जो मुगल हैं उन सबको पढ़ेंगे। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि जहांगीर के दौर में आई थी, हम उसको भी आस्ता आस्ता पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पुर्तगीज, फ्रेंच और ये जो आपके स्पेनिश थे, और चौथी जो आपके ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने किस तरीके से आगे आके आके यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश किया अपना, किस तरीके से यहाँ पे आके मॉडर्न रिफॉर्म्स करके, आस्ता आस्ता वॉर्स करके, जंगें करके जो है वो लोग के लोगों से छीनते गए थे स्टेट्स। तो मीनवाइल जब ये मुगल्स खत्म हो जाएंगे, तो मुगलों के दौर में नादिर शाह का अटैक हुआ, मुगलों के दौर में बैटल ऑफ प्लासी होती है, मुगलों के दौर में बैटल ऑफ बक्सर हुई। सारा मुगलों के दौर की वीक गवर्नेंस का इतना लेवल था कि बार बार इन्वेजन होती थी, जिसकी वजह से बड़े मसले होते रहे। और सारा थ्रो इनसे चला गया, इनके हाथ से, मुगलों के हाथ से सारा कुछ चला गया था। फिर आखिरी जो बादशाह था बहादुर शाह जफर, वो 1837 में आके 1857 में वो भी चला गया। उसको फिर कैद कर दिया गया था क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। और बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में दोनों मुसलमान और जो हिंदू थे वो लड़े थे इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन हार गए थे। क्योंकि ना तो मुगलों के पास कोई वेपनरी थी सोफिस्टिकेटेड, ना उनके पास कोई नेवी थी, ना एस्टेब्लिश्ड प्रॉपर आर्मी थी, ना कोई रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज थे, वो सब याशी करते थे, दैट्स इट। तो वो सारी की सारी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट एक्चुअली लेड द फेलियर ऑफ मुगल एम्पायर। वो इस तरह डिस्कस करके उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जाएंगे रिफॉर्मर्स के ऊपर। रिफॉर्मर्स के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर रिफॉर्मर्स हैं इसमें शाह वली अल्लाह हैं, शेख अहमद सर हिंदी हैं, और तीसरे नंबर पर सैयद अहमद शहीद हैं, चौथे पे सर सैयद अहमद खान हैं, पांचवें पे अहमद इकबाल, छठे पे जिना साहब। इन सबको मैं पढ़ा के उसके बाद जब ये रिफॉर्मर्स भी हो जाएंगे, फिर टीपू सुल्तान की वाली वॉर्स, यानी कि टीपू सुल्तान जिसका बाप था उसकी वॉर्स, 1770 से 1772 तक पहली एंग्लो मैसूर वॉर, फिर 1778 से 1778 से लेकर 1782 तक दूसरी वॉर, फिर तीसरी जो वॉर थी वो 1788 से 90 तक गई, 92 तक गई, और चौथी जो वॉर है वो 1798 से 99 तक गई। ये चार एंग्लो मैसूर वॉर डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। इसके अलावा बाकी जितनी भी वॉर्स होती रही हैं, इन्वेजन होती रही हैं, इंटरनली वॉर, एक्सटर्नल थ्रेट्स, एक्सटर्नल एग्रेशन, सारे के सारे पढ़ाऊंगा आपको। और उसके साथ साथ ये इंडो पाक हिस्ट्री आपकी ना ऐसे ऐसे क्लियर होती जाएगी। तो फिर हम सर सैयद को पढ़ेंगे तो 1857 तक जाके हम ब्रेक लगा देंगे, इंडो पाक हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इंडो पाक हिस्ट्री के बाद हमने पढ़ाना है पाकिस्तान अफेयर्स। पढ़ना है पाकिस्तान अफेयर्स में जो सबसे टॉप नॉच चीज़ है वो है आपके मुगलों के बाद जो टेक ओवर किया ब्रिटिशर्स ने, वो ब्रिटिशर्स ने आके जितनी भी रिफॉर्म्स करवाई हैं वो सारी की सारी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक, इनके जितने भी लॉर्ड्स हैं हम एक एक को करके पढ़ेंगे, और तमाम लॉर्ड्स की जितनी सर्विसेज थी, जितनी रिफॉर्म्स थी, हम सभी की सारी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तमाम लॉर्ड्स की। मैं आपके सवाल चेक कर रहा हूँ कि पूछ रहे हैं। देखो, ये बुक्स तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता। कौन कहता है आप किताबें पढ़ें एमसीक्यूज की? बड़े फजूल किस्म के लोग होते हैं जो एमसीक्यूज की किताबें पढ़ते हैं। मेरा मेरा ये, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपने ये सवाल मुझसे नहीं करना।
यार मैं कोई किताब एमसीक्यूज की रिकमेंड नहीं करता। मैं सिर्फ पास पेपर्स का इसलिए कहता हूँ ताकि वो आइडिया हो जाता है आपको, उसमें से थोड़े बहुत रिपीट भी हो जाते हैं, सिर्फ पास पेपर्स बस। उसके अलावा मेरे लेक्चर्स, उसके अलावा आप अपनी रिसर्च करेंगे। यार पढ़ाई होती रिसर्च से है। किताबों से मैं दो एमसीक्यूज पाकिस्तान अफेयर के, दो करंट अफेयर के वाले में पढ़ लिया है, पर ऐसे नहीं होती तैयारी। भाई मैं आपको बताऊंगा तैयारी होती कैसे है। ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप किताब शुरू करें, उठाना शुरू करके पढ़ना शुरू कर दें। किताबों से नहीं होती तैयारी, एमसीक्यूज की किताबों से नहीं होती तैयारी। बहरहाल आखिर आगे चलते हैं। तो ये ब्रिटिशर्स का दौर में हम लॉर्ड कैनिंग से शुरू करेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन तक जाएंगे। बीच में कांग्रेस बनी, उसको पढ़ेंगे। फिर मुस्लिम लीग है। उससे पहले ढाका का जो डिवाइड किया गया बांग्लादेश को, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल के अंदर, ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। और क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, गवर्नेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 54 मिलियन पॉपुलेशन जो थी वो वेस्ट की थी, वेस्ट बंगाल की। और 31 मिलियन पॉपुलेशन उनकी थी ईस्ट बंगाल की। तो 85 मिलियन पॉपुलेशन को हैंडल करना वॉज वेरी चैलेंजिंग। 8.5 करोड़ की आबादी थी उस वक्त। तो इसलिए दे डिवाइडेड बंगाल इन टू पार्ट्स। One was Muslim majority area, other one was the Hindu majority area, which later on they reverted it just because, and they annulled it just because the Hindus leadership did not accept the partition of Bengal. तो ये एक रीज़न थी। और उसके बाद फिर मुसलमान जागे और उन्हें शिमला डेपुटेशन किया। वो डिटेल बताऊंगा कि कैसे गए, कौन कौन लोग गए, किस तरह से गए, कहाँ पे मिले, कि किसके थ्रू मिले, एंड व्हाट वर देयर डिमांड्स। तो उन्होंने जब डिमांड्स पुट की तो उनको कहा गया कि आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आए, एंड दैट शुड बी पॉलिटिकल पार्टी, और मुस्लिम्स शुड मेक अ पार्टी। उसके बाद देन दे शुड प्राइज देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर जनरल्स। तो वो मुसलमानों ने एक पार्टी बनाई, और मुस्लिम लीग, और उसको बताऊंगा कि कैसे कैसे किसकी सेशन बनाई गई। फिर उसके बाद मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स हुई 1909 के अंदर। फिर वो उसमें बताऊंगा कि सेपरेट राइट टू इलेक्टोरेट क्या था और वो कैसे लिया गया, और क्या क्या चीज़ें थी उसमें मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के अंदर। मिंटो कौन था, मॉडल कौन था। इस तरह से फिर बंगाल की एनरोलमेंट हो गई 1911 के अंदर। फिर वो क्या कहते हैं, कानपुर मास ट्रेजेडी हो गई। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई 1914 में। तो वर्ल्ड वॉर 1 की हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा, और इससे लिंक इसलिए करूँगा क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जब मुसलमानों का आके और हिंदुओं का आके हमारी एड दें, आप हमारी साथ दें, तो इन्होंने फिर अपनी डिमांड्स रखी थी। वो जब डिमांड्स उन्होंने पूरी नहीं की तो ये दोनों पार्टीज मिल गए और इन्होंने लखनऊ के अंदर जाके एक पैक्ट किया। चूंकि जिन्ना साहब को क्रेडिट इसलिए जाता था बिकॉज ही वॉज द मेंबर ऑफ बोथ पार्टीज। ही वॉज द मेंबर ऑफ कांग्रेस एज वेल एज ही वॉज द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। ही बिकेम द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग इन 1913 एंड कांग्रेस इन 1906। तो he actually you know tried to uh, uh, try to make try to collaborate with the both parties, and um, in Lucknow. And then Lucknow Pact was signed because of his efforts, only his efforts. So that's why he was given the name, he was used to be the called as ambassador of Hindu Muslim Unity, Hindu Muslim Unity। और इसके अलावा ये लखनऊ पैक्ट हो गया। तो इसके बाद जो आते हैं वर्ल्ड वॉर 1, वो 1918 के अंदर जाके बंद होती है। फिर बेलफोर डेक्लेरेशन एंड several events occurred back in 1999, including Jallianwala Bagh massacre, including Revolt Act, including uh, एक ट्वीटी थी, उसका नाम ध्यान से निकल गया। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, वो हुई। और उसके बाद 1919 के अंदर जिन्ना साहब ने रिजाइन भी कर दिया था लेजिस्लेटिव काउंसिल से। इस तरह से 1999 में तरीके खिलाफत हुई। तो ये बड़े इवेंट हुए। तरीके खिलाफत को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसका फर्स्ट फेज क्या है, सेकंड फेज क्या है, वाई मुस्लिम लीग अपोज्ड तरीके खिलाफत, एंड वाई गांधी सपोर्टेड तरीके खिलाफत। ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर। एक एक इस एमसीक्यूज आपके सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर 1920 में हम देखेंगे कि लीग ऑफ नेशंस बनी, और 1920 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज हुआ। 1920 में जिन्ना साहब ने क्विट कर दिया कांग्रेस से। तो ये बड़े इवेंट्स हुए। फिर कांग्रेस के इलेक्शंस हुए 1924 के अंदर। फिर कांग्रेस के अंदर डिवीजन पैदा हो गई, तो एक अलग कहानी है। इसी तरह से और आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कांग्रेस की जो डिवीजन थी। लाइक वाइज 1927 का दिल्ली प्रपोजल्स, और 1928 की नेहरू रिपोर्ट,
नर्व रिपोर्ट के बाद फिर जिन्ना साहब का दिल्ली प्रपोजल था, फिर नर्व रिपोर्ट आई, फिर साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, उसमें कोई ना कांग्रेस की तरफ से था, मुस्लिम लीग की तरफ से था, वो सारा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि उसकी क्या डिमांड थी और मुस्लिम लीग वाले और हिंदूज क्या चाहते थे उनसे करवाना। तो वो भी आप सारा को डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसी तरह से 1929 में जो खुतबा इलाहाबाद हुआ, 1930 में खुतबा इलाहाबाद हुआ, 1929 के अंदर 14 पॉइंट्स दिए गए थे जिनाब साहब के, वो पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से 1930 के अंदर 31-32 में जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वो सारी की सारी। इस तरीके से 26 जनवरी 1930 को जो इंडिया का जो वो मनाया जाता है डे, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वो आपको पढ़ाऊंगा कि वो क्या था कैसे था। इस तरीके से 1930 का खुतबा इलाहाबाद हो गया, और 1931 का गांधी अर्बन पैक्ट हो गया, कम्युनल अवार्ड्स पूना पैक्ट। इस तरह 1933 में वो जो पाकिस्तान का नाम से रिलीज किया गया चौधरी मतलब, वो सारी हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे कैसे किस किस मैगजीन में नवाब नेवर क्या था, ये सारा कुछ। इस तरह के 1934 के अंदर जिन्ना साहब को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया मुस्लिम लीग का, और वाइट पेपर इशू हुआ, और उसके बाद जाके ये 1935 का इंडिया एक्ट आया। इंडिया एक्ट के अंदर जो जो चीज़ें पढ़ने वाली हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन एक्ट के अंदर उन्होंने किस तरीके से ब्रिटिश ने आफ्टर 1919 they introduced a lot of reforms including federal bureaucracy, and they separated Burma from India in back in 1935, and also they proposed elections, provincial elections। तो इसी तरह से जो डायरकी सिस्टम था was abolished from the provinces and it was introduced in federal government। तो ये भी हुआ। इसके बाद 1935 के इंडिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, वो मैं आपको बताऊंगा फिर। इस तरीके से 1936 और 37 के इलेक्शंस हो गए, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 11 सूबे थे, यूपी, सीपी, असम, बिहार, बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, असम, सिंध। ठीक है जी, कितने हो गए? हाँ। अच्छा, उसके बाद आपका हो गया ये पंजाब और बंगाल। तो ये इस तरीके से ये 11 सूबे थे, इनके अंदर इलेक्शंस हुए 11 सूबों के अंदर, और मुस्लिम लीग कोई सीटें नहीं निकाल सकी। मुस्लिम लीग मेजॉरिटी एक भी सूबे में हुकूमत नहीं बना सकी। पंजाब में बाद में यूनियनिस्ट पार्टी के साथ जाकर उसने बनाई थी गवर्नमेंट। तो उसके फेलियर की क्या रीजन थी? ना कोई इलेक्शन कैंपेन हुई, ना वुमेन की पार्टिसिपेशन थी, ना चुनाव साहब की। चुनाव साहब के नाम के साथ भी उन्होंने कहा कि ये तो इल्जाम लगाए मुख्तलिफ तरह के, और उनको दुनिया की और ये और वो पॉलिटिकल कैंपेन फैक्टर भी थे, ट्रस्ट ब्लैक भी था। इस तरीके से जो इस्लाम का जो एक नाम था, उसके झंडे तले लोग जमा नहीं थे, और क्योंकि जिना साहब उस चीज़ को लाइक नहीं करते थे, तो अल्लामा इकबाल साहब ने फिर उनको कहा कि आप इस्लाम का प्लेटफॉर्म के थ्रू यू शुड यूनाइट द पीपल, और पीपल विल यूनाइट, पीपल विल बी यूनाइटेड ओनली इफ यू यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ इस्लाम। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये सारी हिस्ट्री हमने देखी है। इसी तरह से फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बन गई। तो उसके बाद फिर तीन रिपोर्ट्स आई, शरीफ रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट, और ए के फजल हक रिपोर्ट वाली जो है वो शरीफ रिपोर्ट थी, ए के फजल हक रिपोर्ट थी, और पीरपुर रिपोर्ट। तो ये तीन रिपोर्ट्स थी, मैं पढ़ाऊंगा 1938 में। ये रिपोर्ट्स क्या थी, ये कितनी अट्रॉसिटीज जो इन्होंने की थी इंडिया वालों ने, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के अगेंस्ट, तो सारी की सारी पढ़ाऊंगा मुसलमानों के अगेंस्ट। लाइक वाइज यार, उसके बाद आपका तो कहते हैं, उसके बाद आपका जो ये बात जाता है 1939 की जो वर्ल्ड वार, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के रिजाइन हो गए, और वर्ल्ड वार टू शुरू हो गई सितंबर में 1939 में। वो पढ़ाऊंगा हिटलर ने कैसे शुरू की, हिटलर कौन था, मुसोलिनी कौन था, ये सारा का सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर 1939 के बाद 1940 में 23 मार्च को लाहौर रेजोल्यूशन हुई, वो डिटेल में पढ़ाऊंगा। लाहौर रेजोल्यूशन से तकरीबन कोई 30-35 MCQ बनते हैं एक 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 टॉपिक से, तो वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस तरह के 1942 के अंदर जो है ना, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई, फिर क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन प्लान। फिर गांधी जिला टॉक स्टार्ट हुई 1954, 1944। फिर CR फार्मूला दिया गया। फिर ये जो था शिमला डेपुटेशन, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, और मेरा मुख्तलिफ इवेंट्स चलते रहे बार 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 बार। और उसके बाद फिर शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद फिर अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि कोई ना कोई मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट बनी, उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने कहा इलेक्शन होने चाहिए, फिर इलेक्शंस बन गए, इलेक्शंस हो गए, और मुस्लिम लीग गॉट क्लियर मेजॉरिटी। तो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 10 years, तो मुस्लिम लीग को 10 साल की उस मकबूलियत में पहुंच चुकी थी, और
एक वे फॉरवर्ड दे दिया गया कि जी अब दो सूबे बनाए, तो बाउंड्री कमीशन बनाया गया, और ये सारा कुछ जो है ना ये करके उसके बाद फिर बाउंड्री की डिवीजन कर दी गई। तो यूँ हम इस तरह से करके हम पाकिस्तान की पार्टीशन को पढ़ेंगे। आफ्टर पार्टीशन, जो पोस्ट पार्टीशन है, उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो है आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री में यार हमने लियाकत अली खान से लेकर अब शहबाज शरीफ पढ़ना है, 1947 से लेकर लियाकत अली खान को पढ़ेंगे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो था ये क्या कहते हैं, पहला लियाकत अली खान था, फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन था, फिर चौधरी था, क्या कहते हैं उसको, मोहम्मद अली, फिर तो उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा आया। बोगरा आया, फिर बोगरे के बाद चौधरी मोहम्मद अली आया। तो चौधरी मोहम्मद अली के बाद हुसैन सैयद सोहरावर्दी आया, फिर उसके बाद आपका इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर आया, फिर मलिक फिरोज खान नून आया। तो सात तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे आए गए, म्यूजिकल चेयर होती रही। इनके दौर में जितनी भी रिफॉर्म्स थी ना, वो सारी की सारी पढ़ाऊंगा। एक एक साल के 15 15 10 10 इवेंट्स हैं। लेट्स सपोज लियाकत अली खान के दौर में 47 के अंदर क्या क्या हुआ, 48 में क्या क्या हुआ, 49 में क्या क्या हुआ, 48 के 10 15 इवेंट्स, 49 के 10 15 इवेंट्स। इसी तरह से ये जो प्रेसिडेंशियल था रूल, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 9 साल बाद आया, तो 56 में प्रेसिडेंट आया। तो 56 में जो पहला प्रेसिडेंट था उसका क्या नाम था, और सिकंदर मिर्जा के बाद जो अयूब खान आया उसने किस तरह टेक ओवर किया। फिर अयूब खान के बाद ये अ, भुट्टो किस तरह से आया। भुट्टो के बाद ये आपका चौधरी फजल इलाही किस तरीके से आया, फिर ज़ियाउल हक किस तरीके से आया। ये सारी की सारी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स फरूक लगारी हो गया, चेयरमैन सेनेट था उसका गुलाम ईसा खान, वो हो गया। गुलाम ईसा खान के बाद आया था फरूक लगारी। तो फारूक लगारी के दौर में भी बेनजीर गवर्नमेंट उन्होंने आके अपनी पार्टी की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। तो ये सारी की सारी हिस्ट्री जो है मैं आपको बताऊंगा एक एक साल की करके ना। 64 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 1965 के इवेंट्स को, 66 के इवेंट्स को, 67 के इवेंट्स को, 1960 के अंदर क्या क्या हुआ। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। इनके हर एक की टाइम की भुट्टो है तो उसकी पॉलिसीज पढ़ेंगे, सोशलिज्म की क्या पॉलिसीज थी, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, एग्रीकल्चर की पॉलिसी, एजुकेशन की पॉलिसी, किस किस तरीके से उन्होंने रूल किया, ताल्लुकात दूसरों से किस तरीके से रखे, फॉरेन पॉलिसी क्या थी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, डोमेस्टिक पॉलिसी क्या थी। ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। उन्होंने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए थे। उसके बाद आपकी, ताकि ये सारी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आती है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में 1949 की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो, बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज की रिपोर्ट्स हैं वो, उसके बाद आपकी बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज की रिपोर्ट के बाद आपकी 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिटेल में पढ़ाऊंगा। 18वीं तरमीम डिटेल में पढ़ाऊंगा। 73 की तमाम अमेंडमेंट्स को पढ़ाऊंगा, 26 की 26 अमेंडमेंट्स को एक एक करके। उसके बाद 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर मेरा 2.5 घंटे का लेक्चर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा भी होगा। उसमें मैंने 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स उसमें मैं पढ़ा देता होता हूँ आपको। तो आपका पूरे कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका कवर हो जाता है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरव्यू में परेशानी नहीं होती आपको। ये इस तरह से पाकिस्तान अफेयर में पढ़ा देता हूँ। तो करंट अफेयर्स में यार पाकिस्तान के जितने भी सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी, इकॉनमी के ऊपर लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ, देखें आपका सारा इकॉनमी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इतनी बड़ी बला लगती है लोगों को, कुछ भी नहीं है। मैंने 3 घंटे का लेक्चर दिया हुआ इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान पे, 2.5 घंटे का। तो उस पर आपको इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान की आपकी सारी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, बेसिक चीज़ों से शुरू होकर एंड तक पहुंचाया मैंने, यानी कि नीचे से आप लोगों की बेस बना के ऊपर तक लेके गया हूँ मैं। तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, वहाँ से शुरू करके उसके बाद फिर पीपीपी, पावर परचेजिंग पैरिटी, सीपीआई क्या होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, लाइबोर कैबोर के बारे में बताया हुआ है, पॉलिसी रेट के बारे में बताया हुआ है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल बजट डेफिसिट क्या होता है, सर्कुलर डेफिसिट क्या होता है, सर्कुलर डेट क्या होता है, और बजट डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, हमारी हमारा जो टैक्स इकट्ठे होता है वो किस तरह से होता है, टैक्स खर्चा किस तरह से होता है, ठीक है, और डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं। फिर जो आईएमएफ का हम प्लान लेते होते हैं वो क्यों सस्टेनेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। फिर पाकिस्तान के मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं कौन कौन से, एग्रीकल्चर को किस तरीके से ऊपर उठाया जा सकता है, टैक्स नेट रेशियो कितनी है, टैक्स को किस तरीके से हम इन्हांस कर सकते हैं, यानी कि सारा कुछ आपको ना उसमें लेक्चर में मिल जाएगा आपको। तो आपकी पूरी इकोनॉमी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपकी आ जाते हैं पाक करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर ये तीसरा सब्जेक्ट। अभी तक मैंने आपसे सिर्फ दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट बताए हैं, एक इंडो पाक, एक पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर। अभी आ रहे हैं हम करंट अफेयर्स की तरफ ना।
हाँ इतना कुछ पढ़ाता होता हूँ मैं, कोई नहीं, आप चीते बन जाएंगे। जब आप लोग डेली का काम डेली करेंगे ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है आपको, सब मुझसे ज़्यादा अच्छा अच्छा आता होगा कुछ चीज़ें आपको ना। करंट अफेयर्स में यार पाकिस्तान के, और जो सीपैक चल रहा है, कश्मीर इशू चल रहा है, नोबेल पीस प्राइज हो गया, फेमस बुक्स हो गई, फेमस पर्सनालिटीज हो गई। अच्छा, उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज, फेमस बुक्स हो गई, इंटरनेशनल डेज हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आपके स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो गए, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, पाकिस्तान के रिलेशन हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 100+ हैं। अब वो सारी की सारी मैं करवाता होता हूँ। यूएन के 6 ऑर्गन्स, यूएन यूएन के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा टॉप लेक्चर होता है सिर्फ यूएन के ऊपर। इस तरह रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है, सार्क, ओआईसी, आसियान, एससीओ, ये जो है आपकी क्या कहते हैं, आरसीपी है, उसके बाद ये यूरोप यूनियन हो गई, और ये सारी मैं डिटेल में कवर करवाता होता हूँ। तो इस तरीके से हम करंट अफेयर्स भी पढ़ लेते होते हैं, उसमें और भी बहुत कुछ है करंट अफेयर्स में ना। फिर आते हैं हम एवरीडे साइंस की तरफ। एवरीडे साइंस में यार, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करता होता हूँ। बायोलॉजिकल साइंस नंबर 1, फिजिकल साइंस नंबर 2, इन्वायरमेंटल साइंस 3, केमिकल साइंस 4। जो आपकी बायोलॉजिकल साइंस है, उसमें आप पूरी ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं, पूरी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। उसमें सारे सिस्टम्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरू करके रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है। यानी कि जितने भी सिस्टम है ना, सारे के सारे डिटेल में मैं पढ़ाता होता हूँ। एक एक चीज बताता होता हूँ, यार ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे ऐसे करता है, ये ऐसे ऐसे करता है, ठीक है ना। ये दिमाग इस तरह से काम करता है, उसके इतने हिस्से होते हैं, ये पार्ट इस तरह से होता है, ये स्पीकर से ये वाला पार्ट होता है, ये मेमोरी के लिए, ये बाकी फीलिंग्स ये इस तरह से करके ना डिटेल में, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाती है चीज़ों की। इसी तरह से जब हम ये पढ़ लेते हैं बॉडी, तो फिर उसके बाद आपके बैलेंस डाइट आ जाती है, जिसमें बैलेंस डाइट में आपकी डाइट के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं। वाइटामिन 12 के 12, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ए डी के, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। इनके नाम, ये इनकी डिटेल्स, इनके सोर्स क्या क्या होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या होता है। फिर आ जाते हैं साइंटिस्ट्स, फिर आ जाती हैं इन्वेंशंस, ये ईडीएस के अंदर। फिर आ जाते हैं आपका कान, फिर आपका नोज, आपकी टंग, फिर आपकी स्किन, फिर आपकी आइज। तो ये आइज भी पढ़ाता होता हूँ मैं डिटेल के अंदर, नोज भी, एयर भी पढ़ाता होता हूँ कि हमारी आवाज़ कैसे जनरेट होती है, कान पे कैसे लगती है, प्रोसेस किस तरह से होती है, बीच में कान के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सारा कुछ डिटेल में। तो ये बायोलॉजिकल साइंस पढ़ के उसके बाद फिर हम जाते हैं इन्वायरमेंटल के ऊपर। इन्वायरमेंट पूरी लेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर से शुरू करके ट्रोपोस्ट्रेटो, मीजोथर्मो, एक्सोस्फेयर, सारी की सारी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर गैसेस कौन कौन सी हैं, सबसे अबंडेंट कौन सी हैं, थोड़ी कौन सी हैं, जमीन क्या है, क्रस्ट, मेंटल कोर क्या है, डेप्थ उसकी कितनी कितनी है, एक चीज़। ये सारी इन्वायरमेंट पढ़ा के, इन्वायरमेंट में उसमें पानी कितना है, पानी में क्या रोल है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, सारा कुछ ये पढ़ा के उसके बाद फिर मैं फिजिक्स पे लेके जाता हूँ। उसके लिए वेक्टर क्वांटिटीज, उसके बाद ये स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, उसके बाद ये आपके वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज तो हो गए हैं आपके। इसी तरीके से आपके जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, एनर्जी है, और एनर्जी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे इसमें हम कवर कर जाते होते हैं फिजिक्स के। ठीक है जी, ग्रेविटी वगैरह है, वो सारे के सारा उसके पूरे टॉपिक, न्यूटन के लॉज हैं, और फिजिक्स के और बाकी लॉज हैं, जिसकी डेफिनेशन हैं बहुत सारी। तो ये सारा कुछ मैं आपको फिजिक्स के पैमाने हैं, मेजरमेंट्स के जिस तरह के वो होते हैं, वो सारा पढ़ा के इस तरह से केमिकल साइंस की तरफ लेके जाता हूँ। फिर केमिकल साइंस में केमिकल, जितने भी केमिकल से रिलेटेड डेफिनेशन हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सारी की सारी डिटेल से पढ़ा के, बॉन्ड्स से लेकर हर चीज़ तक मैं आपको डिटेल में कवर करवाता होता हूँ। यानी कि उसकी तमाम डेफिनेशंस, टेम्परेचर्स, और उसकी टाइप्स, और सारा कुछ उसके अंदर आपको कवर हो जाता है। इसी तरीके से फिर इन्वायरमेंटल भी हो गई है, तो बाकी फिजिकल साइंस में हमारा सोलर सिस्टम आ जाता है। सोलर सिस्टम पे मेरा पूरा एक और 2 घंटे का लेक्चर होता है, 2.5 घंटे का लेक्चर होता है, तो पूरा सोलर पैनल, सोलर सिस्टम कवर हो जाता है, सारी डेफिनेशन, सारा कुछ। इस तरह से आपका एवरीडे साइंस के बाद मैथ्स। मैथ्स में सबसे पहले तो बोर्ड मैथ्स रूल होता है, जो बेसिक है मैथ्स का, वहाँ से मैं शुरू करता होता हूँ। क्योंकि इंजीनियरिंग डिग्री का हमें भी एज रहा है, तो मैथ्स फेवरेट थी। मैथ्स में बोर्ड मैथ्स रूल है। उसके बाद आपका पॉलिनोमियल इक्वेशंस, बाइनोमियल इक्वेशंस,
पॉलिनोमियल बाइनोमियल इक्वेशंस, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं एज प्रॉब्लम, वेल्थ प्रॉब्लम, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आपके स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी के क्वेश्चंस हैं। इस तरह से डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं। तो ये यानी कि इस तरीके से करके हमने मोड मीडियन मीन के क्वेश्चंस हैं, और रेशियो प्रोपोर्शन हो गई, और ये कैलेंडर प्रॉब्लम्स हो गया, ये सारा ये मैथ में पढ़ लेंगे। इंग्लिश के अंदर हमने इंग्लिश के ग्रामर को बेसिक को टारगेट करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेन चीज़ है, जो कि कोई भी नहीं पढ़ाता। सीएसएस में भी कोई नहीं पढ़ाता। 12-13 क्लासें पढ़ा के जहाँ इंग्लिश होगी, वो तो ऐसे पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश के यार ऊपर जो है ना, मैं अब तो टेंसेस सारे के सारे करवाता होता हूँ। दूसरे नंबर पे आपकी ग्रामर में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेन चीज़ है, सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस वो पढ़ाता होता हूँ। और उसके अलावा आपके क्या कहते हैं प्रोवर्ब्स हैं, मतलब इडियम्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव पैसिव हैं। ठीक है जी, तो ये सारे का सारा हमारा इंग्लिश के अंदर डिटेल में मैं पढ़ाता होता हूँ ना। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं अंग्रेजी के अंदर ना। तो मेन प्रपोजिशन हो गई, वो प्रपोजिशन आप लोगों से मैं एक लेक्चर करवाता होता हूँ सारी की सारी, पर मेन चीज़ प्रपोजिशन, वो भी सारे का सारा। इस तरह से जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर हम बात करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, तो यार वर्ल्ड ज्योग्राफी आसान काम नहीं है, 20 लेक्चर होते हैं इसके ऊपर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने आइलैंड, स्ट्रेट, बे, गल्फ, बाइट, क्रीक, ठीक है, यहाँ से शुरू करके उसके बाद डेजर्ट्स, रिवर्स, ओशंस, लेक्स, माउंटेन्स, पासेस, ये सारी दुनिया के पड़ते हैं टोटल। ठीक है ना, इनके आइलैंड से आप शुरू कर रहे हैं और वो उधर तक जा रहे हैं। आइलैंड, बे, गल्फ, बाइट, क्रीक, स्ट्रेट्स, रिवर्स, माउंटेन, डेजर्ट्स, डैम्स, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, डिस्प्यूटेड रीजन्स, माउंटेन रेंजेस, रेनफॉल के हो गए और सारा कुछ ना। तो बहुत लेंथी, बहुत डिटेल के अंदर ईडीएस। ये तो बेसिक चीज़ें होंगी। फिर अर्थ के ऊपर आता हूँ मैं, अर्थ पढ़ा के लॉन्गिट्यूड, लॉटिट्यूड, उसका डिफरेंस, ये वो सारा कुछ कि एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड कितना टाइम का फर्क है, लैटिट्यूड का डिस्टेंस कितना है, नॉर्थ साउथ पोल क्या है, इक्वेटर पे कितने कंट्रीज हैं, इक्वेटर के ऊपर कितने रिवर्स हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। और पूरी अर्थ है तो टाइम हमारा 5 घंटे यूके से आगे वो किस तरह से है, जीएमटी से। जीएमटी क्या चीज़ है, कब स्टैब्लिश हुआ था, वो पढ़ा के फिर मैं आता हूँ कंट्रीज के ऊपर। फिर हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का मतलब है पूरी दुनिया के जो कंट्रीज है ना, 193 कंट्रीज, उसके सारे कॉन्टिनेंट, सात के सात कॉन्टिनेंट। साथ में तो नहीं पढ़ते क्योंकि अंटार्कटिका है तो हल्का सा वो पढ़ा के। सबसे मेन जो है ना वो एशिया, अमेरिका और नॉर्थ साउथ अमेरिका, एशिया और यूरोप है। अफ्रीका भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन अब नॉर्दर्न अफ्रीका थोड़ा सा, ईस्टर्न है थोड़ा इंपॉर्टेंट। लेट्स सपोज मैं आपको मैप यहाँ पे बनाऊंगा। उस मैप में मैं आपको दिखाऊंगा तमाम के तमाम कंट्रीज। उन कंट्रीज की डिटेल के साथ हमारी होगी डिस्कशन। लेट्स सपोज उस कंट्री का कैपिटल, उस कंट्री का नाम, करेंसी, उसका कब बना, उसका हेडक्वार्टर क्या है, उसकी सिटीजनसी क्या है, उसकी एयरलाइंस कौन सी हैं, उसकी ड्राई पोर्ट्स, उसके सी पोर्ट्स, उसके छोटे बड़े क्या कहते हैं फेमस पर्सनैलिटीज, उसकी स्ट्रीट्स। ठीक है जी, फेमस स्ट्रीट्स, फेमस टाउन्स, फेमस रिवर्स, माउंटेन्स, फेमस ग्लेशियर्स, फेमस पासेस, कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पे दुनिया का एग्जिस्ट करती हो। ठीक है जी, और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें वो प्रोड्यूस करता है, सबसे कम चीज़ें वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती हैं, और उस कंट्री के फन फैक्ट और सारा कुछ, यानी कि तमाम की तमाम चीज़ें उसकी डिटेल में, उसकी वर्किंग पार्लियामेंट की, और सारा कुछ यानी कि उसके अंदर कवर हो जाता है। एक एक कंट्री की एक एक डिटेल, छोटी मोटी डिटेल भी उसके अंदर कवर हो जाएगी। उससे ये होगा कि आपकी पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाती है। 20 लेक्चर लगते हैं मुझे। इस पाकिस्तान में पढ़ के इस तरह चाइना, इस तरह ऊपर जाते जाएंगे तो मंगोलिया, फिर रशिया, इधर जाते जाएंगे तो क्या कहते हैं ये ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल, भूटान पढ़ लेंगे आप। फिर साथ में नीचे आएंगे तो इधर ताइवान वगैरह पड़े हुए हैं नीचे, और ये बर्मा शर्मा हो गया, और ये नीचे जाएंगे तो फिलीपीन, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह हो गए, और इंडोनेशिया, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज आपको डिटेल में, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे डिटेल। फिर इस तरह वेस्ट एशिया चले जाएंगे तो ये ईरान, इराक, इस तरफ आप चले जाएंगे। ठीक है जी, और यूएई है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, लेबनान है। ठीक है जी, ऊपर टर्की है, इराक के ऊपर, ईरान के ऊपर, तो इराक के ऊपर। तो ये देख लेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। पैलेस्टाइन और सीरिया और ये इसराइल वगैरह, ये सारे के सारे। तो ये भी आपको डिटेल में कवर करवा दूंगा। सेंट्रल एशिया में जाएंगे तो आपको कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
किर्गिजिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ताजिकमानिस्तान, ये कंट्रीज पड़ेंगे अफगानिस्तान के ऊपर। मैं भी बैठा हूँ। तो यानी कि ये पूरा एशिया का मैप मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर इस तरीके से हम यूरोप के मैप पे चले जाएंगे, तो नॉर्दर्न यूरोप, फिर ईस्टर्न यूरोप, फिर वेस्टर्न यूरोप, फिर सदर्न यूरोप नीचे। तो नॉर्डिक कंट्री जितने भी हैं ये, आपके फिनलैंड, आपके ये क्या कहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये वाले कंट्रीज हो गए, इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वेस्टर्न आ जाएंगे, और फिर ईस्टर्न, और फिर डिटेल में डिस्कशन, और फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं। तो यूरोपियन के अंदर उनकी हिस्ट्री है, उनका मैग्ना कार्टा है, उनकी रेनेसांस, उनकी रेनेसांस के बाद उनकी इनलाइटनमेंट पीरियड है, उनका उनकी वॉर्स हैं, उनकी फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उनकी रशियन रेवोल्यूशन है, उनकी वर्ल्ड वार 1 है, वर्ल्ड वार 2 है, यूरोपियन यूनियन है, बहुत कुछ है। तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, यूरोप की हिस्ट्री और यूरोप की तमाम ज्योग्राफी, और उस सब रिवर्स मैप्स पूरा बना के सारा डायग्राम। ठीक है जी। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पे जाएंगे तो उसकी भी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको। 1776 4 जुलाई से लागू हुआ था, और उसके बाद की हिस्ट्री, उसके प्रेसिडेंट से लेकर उसके इलेक्शन का तरीकाकार, अमेरिका की तमाम डिटेल, उसकी कंट्रीज की जोग्राफिक, उसकी जितनी भी जोग्राफी है अमेरिका की, नॉर्थ की, साउथ की, बीच में जो इस तरफ मेडिटेरियन है और इस तरफ अटलांटिक, इस तरफ सॉरी, इस तरफ अटलांटिक ओशन, उस तरफ पैसिफिक ओशन है, और मैं सारे के सारा पढ़ाऊंगा। मेडिटेरेनियन तो इधर हो जाता है, मेडिटेरेनियन है बेसिकली अफ्रीका और यूरोप के दरमियान, मेडिटेरेनियन जो सी है। तो रेड सी जो है वो एशिया और अफ्रीका के दरमियान पड़ा हुआ है। ठीक है जी। बाल्टिक सी एशिया और यूरोप के दरमियान पड़ा हुआ है, ब्लैक सी वगैरह। तो इस तरह से बाल्टिक ऊपर यूरोप में हो जाता है, और ब्लैक सी जो है वो इधर हो जाता है, एशिया और यूरोप के दरमियान। तो ये उनका जो अटलांटिक है और दूसरा पैसिफिक है, अमेरिका के बीच में, नॉर्थ साउथ के बीच में पनामा है, बीच में सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। फिर कुछ नॉर्थ अमेरिका को पढ़ेंगे, और साउथ अमेरिका को डिटेल में डिस्कस करके फिर ओशियाना की तरफ जाएंगे। फिर ओशियाना के तमाम कंट्रीज को डिस्कस करेंगे। फिर अफ्रीका कंट्री कॉन्टिनेंट है, उसको डिस्कस करेंगे, उसकी हिस्ट्री, उसके कंट्रीज की डिटेल। उसके बाद हमारा हो जाएगा आखिरी उर्दू और कंप्यूटर साइंस। उर्दू में हमने कुछ मेन मेन है उर्दू की, तो उर्दू के तारुफ है, उर्दू के पोइट्स हैं, उर्दू के ऑथर्स हैं मेन मेन, उनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा हल्का हल्का, जो पेपर में पूछता होता है कि बुक्स के नाम, उनके नावल्स, उनके बाकी सारी चीज़ें। उर्दू में सबसे पहले नावल किसने लिखा, कहानी किसने लिखी, वहाँ पे सबसे पहले ड्रामा किसने लिखा, कौन सा था, पर्सनालिटी, शेर व शायरी वगैरह, ये वो सारा कुछ। फिर उसके बाद असल चीज़ है उर्दू ग्रामर, सर्फ और नहू। तो उर्दू ग्रामर को हम डिटेल में पढ़ते होते हैं। इसी तरह से उर्दू के जो मुहावरे हैं, उर्दू के प्रोवर्ब्स, इडियम्स, सही गलत जुमलों की, दुरुस्त जुमलों की अदायगी, गलत दुरुस्त जुमलों की अदायगी है। उसके बाद आपका सारा कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। अच्छा, इसी तरह से अ, उर्दू हो के उसके बाद फिर अ, उर्दू की बुक्स भी आ जाएंगी, फेमस ऑथर्स की। फिर आ जाएगी आपकी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में यार आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, आपकी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आपके कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको, इंटरनेट मॉडेम के बारे में बताऊंगा आपको। इस तरह से कंप्यूटर के पार्ट्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के, वो सारे के सारे पढ़ेंगे। प्रिंटर्स हो गए आपके, वो सारे के सारे पढ़ेंगे, उसके टाइप्स वगैरह। इस तरह से आपकी जो एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, और पावर पॉइंट है, उनके जितने भी एमसीक्यू, उसके जो उनके की वो होते हैं, तो कंट्रोल सी जिस तरह होता है कॉपी, कंट्रोल एफ से क्या बनता है, और इस तरह के जितने भी शॉर्टकट्स हैं उन सब को हम डिटेल के अंदर तो कवर करते होते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सारा कुछ। तो ये कंप्यूटर को इस तरीके से हमने पढ़ के, प्रोसेसिंग यूनिट और ये वो सारा कुछ, और तो इस तरीके से हमारे जो जीके सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आई एम डन। अगर कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। दूसरे कोटा के एग्जाम्स मैं कल पूछ के बताऊंगा आपको। कोई और सवाल? लैपटॉप साथ रखा हुआ है और आपका सवाल का वेट कर रहा हूँ मैं। जी, सेशन सेशन मंडे से स्टार्ट होगा। कल मेरा सैटरडे ऑफ होता, संडे भी ऑफ होता है, 2 दिन ऑफ होते हैं, 5 दिन हम पढ़ते होते हैं।
ये नेचुरल हैजर्ड्स इन्वायरमेंट में ही आएंगे ना, जितने भी हैं। अब हैजर्ड्स में कौन कौन से हैं? यार साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, एवलांच है, उसके बाद आपका ये आपके आपके ये फ्लड्स हो गए, ये सारा कुछ है, ये पढ़ाऊंगा मैं। इस्लामियात को रहीकुल मखतूम से तैयार कर लें, और मेरे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा है, इनफ है। पेपर जी पीपीएससी की वेबसाइट पे प्लानर आ जाएगा, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। खैर, थैंक यू वेरी मच यार। जी, इंशाल्लाह।